हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12th के तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रासायनिक बलगति। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और इसको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप 12th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आगे भविष्य में कभी किसी दूसरे एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने का सबसे पहला एक नियम है कि आप रेगुलरिटी से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। अगर आप रेगुलरिटी से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो एक दिन पढ़ने से बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और फिर 2-4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पढ़ने से बहुत अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कंटिन्यूअस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक दिन में एक ही चीज़ सीखें, लेकिन उसको बहुत ईमानदारी से सीखें तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा लगातार कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ 2-4 शब्द सीखने की बात करेंगे कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी चैप्टर के क्यों पढ़ने की, तो हमेशा आप देखिए कि उसके यूज देखते हैं कि इस चैप्टर के यूज क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो मेडिसिन है, क्या सभी मेडिसिन जो होती हैं वो सेम तरीके से रिएक्ट करती हैं बॉडी के अंदर? बिल्कुल नहीं करती हैं। कोई मेडिसिन देर में असर दिखाती है, कोई मेडिसिन जो दवा है वो स्लोली असर करती है। यानी कि हर एक दवा का अपना काम करने का एक तरीका होता है। सब दवाओं के काम करने के अपने अपने तरीके हैं। तो ऐसे ही सभी मेडिसिन की जो काम करने की जो दर है, जो क्रिया करने की जो दर है, वो क्रिया करने की दर फिक्स है। अब आपको कैसे भी करके इसकी दर को बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों, ये चैप्टर इसी काम के लिए पढ़ा जाता है कि किसी भी मेडिसिन की जो काम करने की दर है, काम करने की जो समय है, वो बहुत जल्दी है, देर में है, या कैसे उसको बैलेंस किया जाए। तो ऐसे ही हम अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपने एक डेली लाइफ एग्जाम्पल देखा होगा, हीरा, डायमंड जिसे हम कहते हैं। अब डायमंड की जब बात करते हैं तो डायमंड हमेशा आप जानते हैं कि कोयले की खान से निकलता है, यानी कि कोयले का ही एक दूसरा रूप है। क्या है ये? कोयले का ही एक दूसरा रूप, यानी कि कोयले से हीरा बनता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि कोयले का फॉर्मूला भी क्या है? कार्बन। और हीरे का फॉर्मूला भी क्या है? कार्बन। यानी कि हीरे में भी कार्बन होता है प्रॉपर, और ग्रेफाइट या कोयले में भी क्या होता है? कार्बन ही होता है। लेकिन जब बात करते हैं कि क्या हीरा कोयले में बदल सकता है, तो आपको ऐसा लग सकता है, आप अभी तक सोचे नहीं हो शायद कि हीरे को भी कोयले में बदला जाता है, यानी कि हीरा भी ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। और इस बात की पुष्टि आपकी जो 11th क्लास का चैप्टर है ऊष्मा गतिकी, उसके अंदर की जाती है। यानी कि ऊष्मा गतिकी वाला चैप्टर ये कहता है कि हीरे को ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि हीरा ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि कोयले से हीरा बनाया जा सकता है और हीरे से ग्रेफाइट या कोयला बनाया जा सकता है। लेकिन फिर आपको ऐसा प्रकृति में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हीरा तो आपने देखा है बहुत ही कठोर पदार्थ है, तो कठोर पदार्थ इस ग्रेफाइट में कैसे चेंज हो रहा है? तो फिर हम बात करते हैं इसके बदलने की दर की, तो ये बहुत स्लो है। ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे बदलता है। इसीलिए हमें ये महसूस नहीं होता कि कभी भी हीरा ग्रेफाइट में बदल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है। तो ये उपयोग है इस चैप्टर का कि इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन फास्ट कैसे होगी और स्लो कैसे होगी, कैसे हम रिएक्शंस को स्टार्ट कर पाएंगे, उसके लिए कैसे हम उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी हमें, वो सब बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम करते हैं। तो दूसरा, अगर हम बात करें कि ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो आपको एक बात तो पता चल गई कि इसमें रिएक्शन की रेट के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है?
रिएक्शन की रेट के बारे में, अभिक्रिया की दर के बारे में। दूसरा, एक तो रिएक्शन की रेट के बारे में जानना है और क्या जानना है, इस रिएक्शन की जो क्रिया विधि है, वो मैकेनिज्म के बारे में जानना है कि वो किस प्रकार होती है। तो इस चैप्टर के दो काम होते हैं। ये एक तो ये बताता है कि कोई भी अभिक्रिया कितनी देर में या कितनी जल्दी हो रही है। दूसरा ये बताता है कि अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। अब बात आती है तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों, ये चैप्टर 12th क्लास में स्टार्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आप इस 12th लेवल पे देखेंगे तो थ्योरी तो आपको बहुत कम मिलेगी, थ्योरी कम है, कुछ कंसेप्ट हैं उनको समझना है बस, बहुत आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और स्टार्टिंग में केवल आपने एक शब्द सीखा, उससे ज़्यादातर पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और इस कैसे में ही हम बात करेंगे क्या पढ़ना है, और वही एक हेडिंग पढ़नी है। सबसे पहले अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे, यानी कि अभिक्रिया की दर की बात करेंगे, अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, अभिक्रिया के वेग को पढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है। तो हमने कहा कि आपके दैनिक जीवन में आप दवाओं का प्रयोग करते हैं, किसी भी दवा को कैसे ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, इस काम को करना है तो इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि किसी भी दवा को प्रभावी बनाने के लिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेडिसिन को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं, और साथ में ऐसी जो डेली लाइफ में आप बहुत सारी रिएक्शन देख रहे हैं, इनको भी आप करते हैं। तो दोस्तों, हमने कहा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अभिक्रिया का वेग पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, अभिक्रिया का वेग। तो समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो क्या समझना है हमें, अभिक्रिया का वेग। मैंने आपसे कहा कि हमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होती, रिलैक्स मोड में बहुत ही आसानी से और धैर्य के साथ में हमें केवल चीजों को सीखना होता है। हम सीखने के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल सिलेबस को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे पढ़ने से, ऐसे पूरे सिलेबस को कर भी लिए तो क्या फायदा। हमें जब तक चीजें समझ में नहीं आए, उसमें क्लियरिटी नहीं आए, तब तक उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि ये चैप्टर क्या है, क्यों है और कैसे है। तो कैसे में हमने सबसे पहले बात करी कि अभिक्रिया का वेग क्या है। तो अब हम अभिक्रिया को वेग को समझने का प्रयास करेंगे कि अभिक्रिया का वेग है क्या। तो वेग को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि ये वेग क्या है। और उससे पहले आपने कहीं दर शब्द सुना है, तो सोचिए कि कहाँ सुना था आपने दर शब्द। तो आपने दर शब्द कई जगह पे सुना है। इससे पहले आपने सुना था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऐसे फिजिक्स में 11th क्लास में और 9th क्लास में आपने त्वरण की परिभाषा पढ़ी है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऐसे वेग की परिभाषा सुनी आपने। तो इसी तरीके से आपने कई परिभाषा सुनी होगी। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आपने कहाँ सुना है ये दर शब्द। तो 11th क्लास में आपने दर शब्द सुना रखा है, रेट। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले से जानते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे फ्रेशर हों, हो सकता है कुछ बच्चे 9th क्लास के हों। तो 9th क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं कि कहीं भी दर शब्द लिखा हो तो इसका क्या मतलब है। तो उनके लिए इसकी बात करते हैं, नहीं तो इसमें और भी चीजें समझने की बहुत हैं, वो समझेंगे। तो दर क्या है, तो दर के बारे में हम कहें कि दर है, या दर या वेग कहें, तो वेग क्या चीज होती है। वेग होती है कि एकांक समय में कोई चीज कितनी बदल रही, कितने समय में, एकांक समय में। दोस्तों, एकांक समय का क्या मतलब है आप जानते होंगे कि एकांक समय में हम एक सेकंड को भी एकांक समय कहते हैं, एक मिनट को भी एकांक समय कहते हैं, एक घंटे को भी एकांक समय कहते हैं, एक दिन को भी एकांक समय कहते हैं। तो कोई भी मान सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो, जिससे आपको तुलना करनी हो। तो एकांक सेकंड मतलब एक सेकंड में। आप सोचिए कि परिवर्तन की बात करते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ। किसकी बात करते हैं दोस्तों,
कि एकांक समय में परिवर्तन कितना हुआ किसी भी चीज में, उसी को हम क्या कहते हैं, दर। उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, दर। क्या आपकी समझ में आया? क्या कहा हमने कि एकांक समय में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर। क्या कहते हैं उसे, दर। अगर यही शब्द अभिक्रिया के वेग के लिए यूज कर लिया, अगर आपने यही शब्द अभिक्रिया की वेग के लिए प्रयोग किया, तो हम कह देंगे कि एकांक समय में अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहा हमने कि एकांक समय में अभिक्रिया के वेग में होने वाला परिवर्तन, सॉरी अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जैसे आपने देखा कि किसी कंटेनर में आपने पानी डाला है, पानी डालने के बाद इसमें हम चीनी घोल रहे हैं, तो प्रति सेकंड चीनी घोलने के बाद, यानी कि 1 सेकंड में बाद, चीनी घोलने के 1 सेकंड बाद इसमें कितना परिवर्तन आया, इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक या उत्पाद में ही तो परिवर्तन आएगा। तो अभिक्रिया का वेग कहता है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब आप समझ हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दे रहे हैं कि कोई अभिक्रिया कुछ इस प्रकार लिखी होती है तीर के द्वारा। तीर से पहले जो लिखा होता है दोस्तों उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और तीर के बाद जो लिखा होता है दोस्तों उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में एकांक समय में अभिकारक में जितना भी परिवर्तन हो या फिर उत्पाद में जितना भी परिवर्तन हो, उसी को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है, ए से बी बन रहा है, इसमें अभी स्टार्टिंग में ये 10 था, कितना था दोस्तों, 10। अभी ये उत्पाद 0 है क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। क्या कहा हमने, ये 0 क्यों है, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है का मतलब कोई भी उत्पाद नहीं बना है, तो ये 0 है। अब मान लीजिए कि 1 सेकंड बाद 8 रह गए, कितना रह गया, ये 8 रह गया, तो कितना परिवर्तन आया 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में परिवर्तन आया 2 का, तो इस 2 को ही हम अभिक्रिया का वेग कहने लग जाएंगे। क्या आपके समझ में आया कि एकांक समय में अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया में किस चीज में परिवर्तन होगा, या तो अभिकारक में होगा परिवर्तन या उत्पाद में परिवर्तन होगा, तो हम परिभाषा बोलेंगे कि एकांक समय में अभिकारक में होने वाला परिवर्तन या उत्पाद में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहा हमने, एकांक समय में अभिकारक में होने वाला परिवर्तन या उत्पाद में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए कि अगर बात करें कि अभिकारक में परिवर्तन की बात करें कि अभिकारक में परिवर्तन किस प्रकार होगा, यानी परिवर्तन होने का मतलब क्या बदलेगा इसमें, ये बदलने के बाद बढ़ेगी इसकी मात्रा, इसमें परिवर्तन की बात करें तो इसकी मात्रा की बात कर रहे हैं, तो इसकी मात्रा बढ़ेगी घटेगी, अगर अभिक्रिया चलेगी तो इसकी मात्रा बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर ए से बी बन रहा है, इसका मतलब ए की मात्रा घटती है और बी की मात्रा बढ़ती है, मतलब उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। तो हम परिभाषा में गए, हमने कहा था कि एकांक समय में, क्या कहा था दोस्तों हमने, एकांक समय में अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन। सबसे पहले हमने शब्द इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन। दोस्तों क्या इस्तेमाल किया हमने, अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन। लेकिन अब हम अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन की बात करें तो अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होते हैं, तो अभिक्रिया में परिवर्तन क्या हो सकते हैं, या तो अभिकारक में परिवर्तन होता है, या तो अभिकारक में परिवर्तन होता है, या उत्पाद में परिवर्तन होता है, या तो अभिकारक में परिवर्तन होता है या उत्पाद में परिवर्तन होता है। कहें कि अभिकारक में तो होती है कमी और उत्पाद में होती है वृद्धि, ये समझा रहे हैं। तो हम परिभाषा को बिल्कुल एग्जैक्ट शब्दों में लिखेंगे कि एकांक समय में अभिकारक में होने वाली कमी या उत्पाद में होने वाली वृद्धि को ही अभिक्रिया की दर कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। हमने इस परिभाषा को छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है कि क्या होता है अभिक्रिया का वेग। तो क्या होता है अभिक्रिया का वेग, एकांक समय में अभिकारक में होने वाली कमी
या उत्पाद में होने वाली वृद्धि को ही अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहा जाता है। तो आपके समझ में आया होगा कि क्या होती है अभिक्रिया की दर, क्या होता है अभिक्रिया का वेग। तो आज हमने सीखा, हमने कहा हमें एक ही चीज सीखनी, चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, धैर्य के साथ सीखना है, आराम से सीखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सीखे बहुत सारी चीजें और हमें समझ में कुछ भी ना आए, तो ऐसा नहीं करना है। चाहे हम एक ही चीज समझें, लेकिन ध्यान से समझें, जिससे कि हमारे पास में कुछ आए। ऐसा ना हो कि हमारा समय बर्बाद जाता जाए, हम केवल पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हमारे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, फिर हमें कॉपी उठा के देखने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे पढ़ने से मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है तो इस प्रकार पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो जो भी करें, एक बार में ऐसा करें, बहुत अच्छा करने का प्रयास करें, एक ही शॉट। ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही चीज को पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। तो एक बार पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इस परिभाषा को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसके बाद आप हो सकता है कि इसके आगे की चीजें पढ़ें इस टॉपिक में, ये कभी खत्म भी नहीं होगा, ये टॉपिक कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन ये परिभाषा समझने के लिए दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हम कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसको दोबारा नहीं देखना है, बिल्कुल देखना है, लेकिन इस परिभाषा को नहीं सीखना है, क्योंकि एक परिभाषा को आप एक बार सीख चुके हैं, तो इसको बार बार सीख रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपने एक बार परिभाषा को समझा है तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े उसी परिभाषा को। इसमें हाँ, आगे डाउट पैदा कर सकते हैं आप। दुनिया का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक है, वो किस वजह से हुआ वो बड़ा वैज्ञानिक, वो उसके पीछे जितने भी आप वैज्ञानिक देखें, बड़े और छोटा भी, कोई भी वैज्ञानिक केवल वैज्ञानिक तभी है जब वो जिज्ञासा पैदा करता है, यानी कि उसमें प्रश्न उठाता है, प्रश्न उठाने की उसके अंदर क्षमता है। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी दोस्तों कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और साथ में हमने बात करी है कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और इसमें हम कैसे पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो इसके बारे में आज हमने बात करी। ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर क्या है, 3, क्लास 12 की केमिस्ट्री का है। अगर आप क्लास 12 में भी नहीं, इससे पहले भी क्लासों में है, तब भी आप इसको देख सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।